ओके बच्चों, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन सभी को मालूम है ना। प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. इट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर and vapor pressure mainly depends on two factor. First is temperature, second is nature of liquid. नेचर ऑफ लिक्विड बोलने से आपको आ गया कि लिक्विड में क्या चीजें बदल जाती हैं, तो बोलते हैं लिक्विड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बदल जाते हैं. जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होते हैं वो आसानी से भाप में भाप बन जाता है, वोलेटाइल हो जाता है. तो अपनों ने बोला था दो फैक्टर हैं. वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. एक तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा भाप बनेगी, ज्यादा वेपर प्रेशर आएगा, फर्स्ट फैक्टर. सेकंड फैक्टर इज वेपर प्रेशर इज वेरी गुड बोलो वोलेटिलिटी. जिसके ज्यादा वेपर मॉलिक्यूल जाएंगे उसकी ज्यादा वोलेटिलिटी है, मतलब आसानी से हवा में उड़ जा रहा है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना. हाँ, तो दिस इज योर वेपर प्रेशर. आपने ये सारी चीजें देख ली थी, वेपर प्रेशर क्या होता है. अब वेपर प्रेशर के कंसर्न में एक इक्वेशन होती है, वो भी अपन देखेंगे क्योंकि अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल वाला पार्ट, ध्यान से देखेंगे. तो वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से रिलेट करने वाली जो इक्वेशन होती है, दैट इक्वेशन इज योर क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. क्लेसियस स्पेलिंग देख लेना, क्लैपेरॉन इक्वेशन एक बार देख लेना. क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ये इक्वेशन होती है जो क्या करती है, वेपर प्रेशर को टेम्परेचर से. अच्छा, ये वाली इक्वेशन केमिकल काइनेटिक्स में सबने देख रखी है. रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर्रहिनियस कांस्टेंट ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ओवर आर टी. सबने देख रखी है. आर्रहिनियस इक्वेशन बोलते हैं ना. रेट कांस्टेंट इज ये आर्रहिनियस कांस्टेंट है या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, एक्सपोनेंट वाले टर्म से पहले. ये ई एक नंबर है ना. 2.718 क्या होती है वैल्यू, है ना. माइनस ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है ना, अपॉन आर टी. आर इज अ गैस कांस्टेंट और टी इज योर टेम्परेचर. ये रिलेशनशिप फिर इसका तुम लॉग फॉर्म अलग अलग दो टेम्परेचर पे करते थे. यहाँ पे K1 करते थे तो T1 टेम्परेचर पे ऐसा. ये इक्वेशन K2 सेकंड रेट कांस्टेंट सेकंड टेम्परेचर पे करते थे तो ए ई की पावर माइनस ये अपॉन आर T2 करके फिर दोनों का लॉग ले लेते थे इंडिविजुअली और फिर माइनस करके एक इक्वेशन ये बना के लाते थे. कौन सी? लॉग K2 अपॉन K1 ई ए अपॉन 2.303 आर ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, है ना. इसका लॉग फॉर्म लिखते थे पहले. दोनों तरफ लॉग लेके लिखोगे, सॉल्व करोगे, इसका लॉग फॉर्म लिखते थे, फिर माइनस कर देते थे दोनों को, तो ये वाला फॉर्म आ जाता था. ये सब कर रखा है अपनों ने केमिकल काइनेटिक्स में. तो ऐसे ही एक इक्वेशन होती है वेपर प्रेशर वाली. तो वेपर प्रेशर एक T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर सपोज P1 है ना. और T2 टेम्परेचर बदल जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 25 डिग्री पे पानी है तो उसका वेपर प्रेशर 23.8 है. अगर 35 डिग्री कर दिया मैंने टेम्परेचर तो उसका वेपर प्रेशर बदल के कुछ और हो जाएगा तो उसको अपन P2 बोल देते हैं. T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर क्या है, P2 है. तो उसको भी रिलेट करने वाला इक्वेशन सेम टू सेम इज जैसा है. लॉग ऑफ P2 अपॉन P1. क्या है P2? वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर T2. P1 क्या है? वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू ई की जगह क्या आएगा. अब यहाँ पे लिक्विड से वेपर फेज में जाने के लिए जो हीट लगती है उसे बोला जाता है हीट ऑफ वेपराइजेशन. क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन. एक्टिवेशन एनर्जी की जगह डेल्टा एच भी आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी. 2.303 आर भी आएगा यहाँ पर, है ना. और टेम्परेचर वाली चीज तो ब्रैकेट वाली चीज तो सेम ही रहेगी. T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2. समझ में आ गई बात. तो ये सेम इक्वेशन वेपर प्रेशर इसमें भी चलती है. दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन. इसके खाली अपन विदाउट लॉग फॉर्म लिखें एक ही टेम्परेचर पे तो इस जैसे इससे रिलेट करके लिख सकते हो. तुम कैसे लिख सकते हो? यहाँ पे रेट कांस्टेंट है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर पी आ जाएगा, है ना. यहाँ पे कोई अरेनियस कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट सी आ गया, मान लो सी फॉर एनी कांस्टेंट, और ई की पावर बोलो वहां पे ई है, इसको कंपेयर करके लिखो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, डेल्टा एच वी आ जाएगा, है ना. हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय यहाँ पे आर टी है तो यहाँ पे भी आर टी ही रहेगा, वो चीज तो दोनों में सेम रहेगी. तो ये वेपर प्रेशर की टेम्परेचर के साथ हाँ असली रिलेशनशिप होती है. समझ में आ रही है बात क्या सबको? बोलिए. है ना. मैंने कंपेयर करके लिखती जा रहा हूँ. रेट कांस्टेंट की जगह वेपर प्रेशर आ गया क्योंकि देखो इधर रेट कांस्टेंट K2 K1 चल रहा था और सिंगल फॉर्म में लिखेंगे, सिंगल इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर करके लिखोगे तो K की जगह वेपर प्रेशर P आ जाएगा. आर्रहिनियस कांस्टेंट की जगह कोई दूसरा कांस्टेंट है इस इक्वेशन में तो उसको C बोल दिया मैंने, है ना. E वो नंबर है तो वापस से यहाँ पे E आ गया.
यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी है तो यहाँ पे हीट ऑफ वेपोराइजेशन आ जाएगा माइनस साइन के साथ, डिवाइडेड बाय आरटी इधर है, इधर भी आरटी आ जाएगा, है ना। तो ये इक्वेशन और ये रिलेशनशिप होती है टेम्परेचर और वेपर प्रेशर की। ये है वेपर प्रेशर, ये है टेम्परेचर। चलो इसमें देखो, इस इक्वेशन में अगर टेम्परेचर, अगर दो पॉइंट्स पे देखें, टेम्परेचर जब 0 हो, 0 केल्विन हो, तब वेपर प्रेशर का क्या होगा। तो इस इक्वेशन में एक काम कर सकते हो, क्या बोलो, ये ई वाले टर्म को नीचे ले जाऊं, ई वाले टर्म को नीचे ले जाऊं तो यहाँ पे माइनस वाली पावर है तो ये प्लस पावर के साथ हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ले गया तो साइन चेंज हो जाएगा ना पावर का, यहाँ पे माइनस में थी नीचे ले गया तो ये प्लस में हो गई। अब टी को क्या डालना है, मेरे को 0 डालना है, और ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा बढ़ा कर, ध्यान से देखो, यहाँ पे डेल्टा एच वी इसके पावर में है बच्चों ये आर टी, ठीक है। अब टेम्परेचर को मैंने 0 डालना है, टेम्परेचर को 0 डालना है, मतलब ये वाला जो पावर है डेल्टा एच वी अपॉन आर टी। टेम्परेचर अगर 0 लग गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर 0 होता है तो ये चीज क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, c अपॉन e की पावर इन्फिनिटी। e की पावर इन्फिनिटी मतलब e को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई कर रखा है तो वो भी इन्फिनिटी आ जाएगा। और c अपॉन इन्फिनिटी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर 0 पे 0 हो जाएगा, 0 केल्विन पे कोई वेपर नहीं बनेंगे किसी भी सब्सटेंस के। तो एक पॉइंट ये आ गया, आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करना है इसलिए बता रहा हूँ कि जब टेम्परेचर 0 हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट बताओ, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लेके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो अब t की जगह इन्फिनिटी डालोगे आप, तो t की जगह इन्फिनिटी डालोगे तो बोलो यहाँ पे t की जगह इन्फिनिटी है तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वो 0 हो जाएगा इस बारी। तो ये वाला टर्म e की पावर 0 होगा, e की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो p किसके बराबर हो जाएगा, ये सम कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा, सम कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल टाइप का कैसा ग्राफ बनता है, किसी को अगर मालूम हो किसका ग्राफ बनता है, अपन बॉइलिंग पॉइंट में वाला ग्राफ देखेंगे ना, तो इसका ग्राफ देखो इस टाइप का बनता है। 2 मिनट रुको, इस टाइप का ग्राफ आता है ना। तो बच्चों को समझ में आता नहीं है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन से आया है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन से आया है। तो कौन सी इक्वेशन से आया है बच्चों, P इज इक्वल टू सी ए, सॉरी ए नहीं था, E था, E की पावर माइनस डेल्टा एच वी आर टी, है ना। ये वाले फॉर्म से टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, टेम्परेचर ये रहा, वेपर प्रेशर P ये रहा, इसके बीच में ग्राफ इस इक्वेशन से आता है। देखो आपको पता भी है कम टेम्परेचर है तो वेपर प्रेशर कम है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो वेपर प्रेशर एक्सपोनेंशियली थोड़ा बढ़ेगा, है ना, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो ये इक्वेशन होती है रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है, क्लियर है सबको। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो लॉग फॉर्म बोलो उसको वापस से, लॉग P2 अपॉन P1 हीट ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन सभी लोग बोलो 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 अपॉन T1 अब इससे कुछ एनालिसिस करेंगे अपन, है ना। इससे क्या एनालिसिस करेंगे, ध्यान से सब लोग देखो। अच्छा, किसी चीज को तुम वेपोराइज कर रहे हो, कैसी प्रोसेस है, पानी रखा हुआ है तुम्हारे पास और तुम्हारे को उसको वेपर फेज में ले जाना है, तो हीट देना पड़ेगी इस सिस्टम को। ये सिस्टम है तुम्हारा, पानी जो रखा हुआ है बीकर में वो सिस्टम है, या कोई भी सॉल्वेंट है, अगर तुम्हारे को वेपर फेज में ले जाना है तो हीट देना पड़ेगी, या उससे निकालोगे हीट देना पड़ेगी, तब जाके वो वेपोराइज होगा। तो हाँ, तब जाके वेपोराइजेशन की प्रोसेस होगी। तो वेपोराइजेशन प्रोसेस इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। वेपोराइजेशन प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का साइन क्या होता है, हीट अंदर जा रही है, हीट इज लाइक पैसा। तो डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस है वेपोराइजेशन, तो डेल्टा एच वी इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सब लोग स्क्रीन पे ध्यान देंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, ठीक है। और T2 टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर माना है T1 से, ठीक है ना, T2 टेम्परेचर बड़ा टेम्परेचर माना एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रखोगे तुम, तो फिर क्या वैल्यू आने वाली है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब T1 इज इक्वल टू T2, आप टेम्परेचर नहीं बदल रहे हो, 25 डिग्री कर रखा है, तो T2 की वैल्यू भी 25 है और T1 की वैल्यू भी 25 है डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में बोलो तो 298 है, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा, ये भी 298 ये भी 298, तो ये 0 हो जाएगा। फिर प्रोडक्ट में नीचे कुछ भी उससे मतलब नहीं, 0 अपॉन समथिंग इज, ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला फैक्टर पूरा 0 हो गया तो ये वाला पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो रखा है इससे, तो लॉग P2 अपॉन P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। और 0 के बराबर कब होता है, कौन से नंबर का लॉग 0 होता है बच्चों, जैसे मैं पूछूं
ये बेस 10 के उसमें लिखा हुआ है ना, कि 10 की क्या पावर कर दूं कि आंसर मेरा 1 आ जाए। 10 की क्या, ये सवाल पूछ रहा है, 10 की क्या पावर कर दूं कि आंसर 1 आ जाए? 0 तो है ना, आंसर 1 आ जाए। अब ये log 0 है, तो ये अब बताओ क्या होएगा इसका वैल्यू? 1 है ना। क्लियर है बच्चों कि log p2 अपॉन p1, ये log ये चीज होती है। तो कौन सा नंबर होएगा ये? log p2 अपॉन p1, ये 1 होएगा। log ऑफ 1 0 होता है बच्चों, log ऑफ 1 क्या होता है? 0। log ऑफ 1 0 होता है, तो इससे समझ में आया कि जो p2 अपॉन p1 की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तब जाके तो आपको राइट हैंड साइड में 0 आंसर मिल रहा है। समझ में आ रही है बात क्या सबको? log ऑफ 1 क्यों 0 होता है वो आपको मैंने बता दिया, log ऑफ 1 क्यों 0 होता है। log ऑफ 1 पूछ रहा है कि 10 की क्या पावर कर दो कि 1 आ जाए, तो वो 0 होगा। तो p2 अपॉन p1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे? 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? p2 इज इक्वल टू p1। इसका मतलब वो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर, इस इक्वेशन से प्रूव करा मैंने कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी? कांस्टेंट रहने वाली है। ये सबको आया समझ में क्या? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, और फिर इसके बाद दो केसेस और आएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो फिर एनालिसिस करते हैं। अभी तो क्या देखा था, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे एनालिसिस करा इस इक्वेशन से। दूसरा केस क्या आएगा? T2 इज ग्रेटर देन T1, मतलब आप क्या प्रोसेस करा रहे हो? टेम्परेचर को बढ़ाने की। T1 मान लो 300 केल्विन था, आपने T2 को कर दिया 400 केल्विन, है ना। टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो इस बारी। ये T1 की वैल्यू थी, ये T2 की वैल्यू थी। तो फिर से क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में जाओगे, log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा एच। वेपोराइजेशन डेल्टा तो एच हमेशा जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव के लिए साइन के साथ होगी, और नीचे वाला नंबर भी पॉजिटिव है 2.303 आर, तो ये नेगेटिव हो नहीं सकता, है ना। T2 माइनस T1 करोगे तो 400 माइनस 300, ये भी 100 पॉजिटिव नंबर रहेगा। हाँ, मतलब पॉजिटिव नंबर जो भी रहेगा, नंबर पॉजिटिव नंबर रहेगा यहाँ। तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव, तो एक RHS में जो भी वैल्यू आने वाली होगी वो पॉजिटिव नंबर आने वाला होगा। ये समझ में आ रही है क्या बात सबको? यस सर। यस सर। तो कौन से नंबर के लॉग पॉजिटिव होते हैं? कौन से नंबर के लॉग पॉजिटिव होते हैं? log 1 से बड़े नंबर। जैसे log 2 की वैल्यू क्या होगी? log 1 की वैल्यू तुमने क्या बोली? 0। और log 2 की वैल्यू क्या बोली? 0.30, 0.30 है ना। log 3 की वैल्यू क्या होती है? 0.48। तो अगर नंबर पॉजिटिव होते हैं, देखो 1, log 1 की वैल्यू 0 है, log 2 की वैल्यू 0.30 है, log 3 की, तो पॉजिटिव नंबर के लॉग पॉजिटिव आते हैं। मतलब ये रेशो क्या होगा? 1 से बड़ा होएगा P2 अपॉन P1, क्योंकि अगर 1 होता तो 0 वैल्यू आ जाती, है ना। कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है मतलब 0 तो है नहीं पॉजिटिव नंबर, मान लो 5 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो इधर RHS में अगर कोई पॉजिटिव नंबर आ रहा है, नेचुरल नंबर आ रहा है अगर आपका, तो इसका मतलब ये रेशो 1 से बड़ा होएगा। ये समझ में आ रही है क्या बात सबको? P2 अपॉन P1 मस्ट बी ग्रेटर देन 1। जैसे P2 की वैल्यू तुम मान लो 200 है और P1 की वैल्यू है 100, तो 200 अपॉन 100, तो log 2 की वैल्यू पॉजिटिव नंबर 0.30 आ रही है, मतलब 0 से बड़ा नंबर आ रहा है। तो P2 इज अपॉन P1 इज ग्रेटर देन 1, तो P1 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो P2 इज ग्रेटर देन P1। इससे क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। इस इक्वेशन से क्लियर हो रहा है? समझ में आई बात सबको? यस सर। यस यस सर। सर। एक और केस क्या बनेगा इसका, इस एनालिसिस का एक और केस क्या बनेगा? T1 less than T2. T1 लेस देन T2। T1 लेस देन T2 मतलब आप क्या करो, इस बार टेम्परेचर कम करो। T1 की वैल्यू मान लो अगर 300 केल्विन है, सर तो T2 less than T1 होगा। T1 इज 300 और T2 तुम्हारा 200 केल्विन है, सपोज कर लो, या ऐसा कर लो T1 400 केल्विन है, T2 300 केल्विन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे T1 बड़ा है T2 से, तो अब क्या होएगा? मतलब आप टेम्परेचर को घटा रहे हो, तो वही वाली इक्वेशन में देखोगे log P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच, तो हमेशा पॉजिटिव होएगा। नीचे वाला नंबर भी पॉजिटिव है। ब्रैकेट वाला देख लो, ब्रैकेट वाला क्या है? T2 माइनस T1, तो 300 में से 400 माइनस करोगे तो यहाँ माइनस 100 आ गया। और जो भी प्रोडक्ट आ रहा हो इसका, तो ये वाला नंबर, ब्रैकेट वाला नंबर अब नेगेटिव साइन के साथ हो गया, और पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो पूरा RHS क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब आप चेक कर लो, अगर log 1 अपॉन 10 होता तो ये नंबर देखो 1 अपॉन 10 इज, आप देखो 1 से छोटा नंबर है, 0.1 है, 1 अपॉन 10 इज 0.1, इसका log नेगेटिव आएगा। चेक कर लो वाली में, एक नंबर लेके समझा रहा हूँ। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? log 1 अपॉन 10 इज log 1 माइनस log 10, m अपॉन n इज इक्वल टू m माइनस n। log 1 की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है? 0। log 10 की वैल्यू मालूम है आपको कितनी होती है? 1। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -1। तो कौन से नंबर का log नेगेटिव होता है? तो बोला 1 से छोटा नंबर, 1 अपॉन 10 भी 1 से छोटा है, 0.1 है। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये नेगेटिव साइन के साथ आ रहा है RHS में, मतलब P2 अपॉन P1 का जो रेशो है वो 1 से छोटा है। ये समझ में आ रही है क्या बात सबको? P2 अपॉन P1 मस्ट बी
रेशियो लेस देन 1 है ना, लेस देन 1 आ रहा है, मतलब P1 को ट्रांसपोज करूंगा तो इस बार P2 इज लेस देन P1। इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर कम करा मैंने तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, घट गया। ये बाद वाला वेपर प्रेशर है, ये पहले वाला वेपर प्रेशर है, तो बाद वाला वेपर प्रेशर इज लेस देन पहले वाला वेपर प्रेशर। तो इसका मतलब है टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये इक्वेशन से प्रूव करा आप लोगों ने। ठीक, आगे बढ़े। Yes. Yes. Yes, sir. ओके, अब अपन देखेंगे राउल्स लॉ के फॉर्मूले और फिर उसके क्वेश्चंस जल्दी से। राउल्स लॉ, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन या लिक्विड सिस्टम। सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, फॉर लिक्विड सिस्टम, है ना। लिक्विड सिस्टम कहने का मतलब है ये सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट इट भी लिक्विड है। लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है ना। सॉल्यूट अगर लिक्विड है तो ये भी वोलेटाइल है, और सॉल्वेंट लिक्विड है तो ये भी वोलेटाइल है, दोनों वोलेटाइल है। तो इसको ऐसा भी बोला जाता है राउल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, है ना। इसमें सॉल्यूट वोलेटाइल है तो राउल्स लॉ फॉर कौन सा फॉर्म पर है राउल्स लॉ का, फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट के भी भाप बनते हैं, वो भी वेपर फेज में जाता हो, और वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, इसमें फिर अपन देखते हैं, ध्यान से देखो क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं, क्या फॉर्मूला आता है। दो सॉल्वेंट है, उसको मेरे को मिक्स करना है, जैसे ना दो बीकर है मेरे पास, तो एक में मैंने ले रखा है बेंजीन, एक में ले रखा है टॉल्वीन, और उसको मैंने ढक रखा है, उसके ऊपर मैंने प्रेशर गेज लगा रखा है ना। यहाँ पे टॉल्वीन है, इसको भी ढक रखा है, प्रेशर गेज लगा रखा है। और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे प्योर बेंजीन है, प्योर बेंजीन, यहाँ पे प्योर टॉल्वीन है, प्योर टॉल्वीन। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा, इसे बोलोगे आप पी नॉट ऑफ बेंजीन। पी नॉट टर्म लगाओगे मतलब प्योर स्टेट में, है ना। अभी आपने कोई सॉल्यूट ऐड नहीं करा है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर रीड करेगा प्रेशर गॉज, उसे क्या बोला जाएगा, पी नॉट ऑफ टॉल्वीन। समझ में आ रही है क्या बात सबको। प्रेशर यहाँ पे वेपर प्रेशर प्योर होगा तो नॉट साइन लगोगे, है ना। पी नॉट ऑफ बेंजीन, पी नॉट ऑफ टॉल्वीन, ये प्योर स्टेट में सॉल्वेंट होता है, तो यहाँ पे सारे वेपर्स इसी के ही पहुंचेंगे, और यहाँ पे सारे वेपर्स टॉल्वीन के ही पहुंचेंगे, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा ज्यादा होगा। अब क्या कर रहे हो, इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हो, एक कंटेनर ले रहे हो, इन दोनों को मिक्स कर दे रहे हो। देखो ये सॉल्यूट सॉल्वेंट, जिस भी तुम्हें को, अगर टॉल्वीन को ज्यादा लोगे तो वो सॉल्वेंट बन जाएगा, बेंजीन को कम लोगे तो वो सॉल्यूट है। दोनों को मिक्स कर दिया तुमने। अब दोनों को मिक्स करने के बाद तो क्या होएगा, दोनों के वेपर्स पहुंचेंगे अब वेपर स्टेट में। यहाँ पे आप देखोगे, इसको भी कवर कर दिया, यहाँ पे भी तुमने प्रेशर गेज लगा दिया, तो दोनों को मिक्स कर रखा है। तो अब यहाँ पे बेंजीन के भी वेपर्स पहुंचेंगे, बेंजीन के मॉलिक्यूल भी पहुंचेंगे, और यहाँ पे टॉल्वीन के मॉलिक्यूल भी पहुंचेंगे, और दोनों प्रेशर लगाएंगे। इस बार जो प्रेशर गेज रीड करेगा वो क्या होगा बच्चों, टोटल प्रेशर। क्या रीड करेगा, बेंजीन के मॉलिक्यूल भी वोलेटाइल हैं और टॉल्वीन के मॉलिक्यूल भी वोलेटाइल है, दोनों वेपर फेज में पहुंचेंगे और दोनों प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पे जो प्रेशर गेज रीच करेगा उसे बोला जाएगा टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, जिसको पीएस से बताया जाएगा। क्लियर हो रही है क्या बात। Yes, sir. Yes. हाँ, और ये किसके बराबर होएगा, मैंने बोला ये जो व्हाइट वाले बेंजीन के मॉलिक्यूल है उनका वेपर प्रेशर मान लो PA डैश है, और ये जो आपने क्या कहते हैं रेड वाले मॉलिक्यूल्स हैं टॉल्वीन के, उनका वेपर प्रेशर को मैं बोल देता हूँ PB। A फॉर सॉल्वेंट, B फॉर सॉल्यूट, वही वाला टर्मिनोलॉजी चलती है मेरी, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट B। अब इसको ऐसा बोला जाता है, देखो जब पूरे मिक्सचर में दो तरह की गैसेस हों तो इंडिविजुअल कंपोनेंट का जो प्रेशर है उसे पार्शियल बोला जाता है। तो ये हो जाएगा पार्शियल वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो है पर कैसा है, मिक्सचर में है, तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, और ये पीबी क्या कहलाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर। तो टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, पीए डैश प्लस पीबी डैश। पीए का जो कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपका सॉल्वेंट है उसका कंट्रीब्यूशन, और सॉल्यूट का जो कंट्रीब्यूशन है, उन दोनों का ऐड करोगे तो वही रीडिंग यहाँ पे आ रही होगी। समझ में आ रही है क्या बात सबको, ये फॉर्मूला Yes. समझ में आ रहा है। अब इसको इंडिविजुअली राउल्स लॉ ने निकालना बताया था, इसको कैसे निकालोगे कि इसका वेपर प्रेशर कितना है, इसका वेपर प्रेशर कितना है, तो इसको तुम्हारा राउल्स लॉ ने बताया था, दैट इज वो कैसे निकाला जाता है। तो देखो सिंपल सी बात है ये डैश डैश हटाना है तो हटा सकते, कोई बात नहीं। सिंपल सी बात है, किसके ज्यादा वेपर यहाँ पे पहुंचेंगे, वेपर स्टेट में कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा पहुंचेगा, सॉल्यूशन में जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होएगा जिस चीज का, अगर व्हाइट वाले मॉलिक्यूल का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो वो ज्यादा वेपर फेज में जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
जिसका मोल फ्रैक्शन कम है उसकी कम जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उन्होंने बोला कि वेपर प्रेशर किसका कितना होएगा वेपर फेज में, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन Mole इन द fraction. सॉल्यूशन। इन द सॉल्यूशन अभी अपन पढ़ेंगे, वेपर फेज में भी एक मोल फ्रैक्शन डिफाइन करते हैं। ये वाला एक्स से जो डिफाइन कर रहे हो तुम, मोल फ्रैक्शन ऑफ द जो भी कंपोनेंट है इन द सॉल्यूशन, ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो बोला यार ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो उसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट क्या होगा, पी नॉट ए, पी नॉट ए एक्स ए। ये पी नॉट ए क्या है, जब ए अकेला ले रखा था, मान लो मैं इसको ए बोल रहा हूँ, बेंजीन को ए बोल रहा हूँ, जब ए अकेला ले रखा था उस टाइम पे क्या इसका वेपर प्रेशर आ रहा था, ठीक है ना, दैट इज अ पी नॉट ए। तो इसे बोला जाता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जब मिक्स नहीं करा था आपने इसको इसके साथ, दैट इज द पी ए आ गया। पी भी निकालना है तो भी राउल्ट फ्लो लगाओगे। राउल्ट फ्लो ने क्या बोला था, कोई भी कंपोनेंट वेपर फेज में कितना जाएगा, जितना उसका मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन में। तो पीबी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो भी बी वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है, जितने आपने मोल्स उसके डाले हैं मोल फ्रैक्शन उसका, उतना ज्यादा ही वो वेपर फेज में जाएगा। पीबी इज, फिर यहाँ से आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा इस बार पी नॉट बी, ये आएगा पी नॉट बी एक्स बी, है ना, पी नॉट बी एक्स बी। और ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होता था, पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे पी ए क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए जो कि तुम्हारा सॉल्वेंट है, और ये है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी जो कि तुम्हारा सॉल्यूट है, ठीक है। फिर इसको सब फर्दर सब्स्टिट्यूट करने के लिए राउल्स ने लॉ दिया था, ये कैसे निकालोगे, उसने बोला पी ए इज इक्वल टू प्योर कंपोनेंट, जब वो प्योर स्टेट में था, जब उसका वेपर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय अभी सॉल्यूशन में इसका कितना मोल फ्रैक्शन ले रखा है, वही आएगा। पीबी की वैल्यू उनसे पूछा तो पीबी बोला पीबी पार्शियल वेपर प्रेशर बी का उतना ही होगा जितना उसका मोल फ्रैक्शन लिया गया होगा सॉल्यूशन में, ठीक है ना। तो पीबी, फिर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर आ जाएगा जो कि कांस्टेंट की तरह काम करेगा, तो पी नॉट बी एक्स बी आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बन के आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। दिस, हाँ, दिस इज योर, और थ्योरी में और अच्छे से भी देखेंगे, मत टेंशन लो। दिस इज योर राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसमें सॉल्यूट वॉलेटाइल है तो सॉल्यूट का भी तुम्हारा वेपर प्रेशर कंपोनेंट आएगा, और यहाँ पे तुम्हारा सॉल्वेंट का तो आता ही है हर बार। अगली बारी में देखोगे ये वाला जीरो हो जाएगा, तो खाली यही बचता है जो तुम्हारा राउल्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। ये फॉर्मूला आ गया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. एक और फॉर्मूला देखो। अब देखो, मान लो बेंजीन के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पहुंचे NB, और टॉल्वीन के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पहुंचे NT। पर ये नंबर ऑफ मोल्स को पता करना आसान नहीं है, मैं जाके है ना वेपर फेज में मैं काउंट नहीं कर सकता कितने मॉलिक्यूल पहुंचे कितने मॉलिक्यूल नहीं पहुंचे बेंजीन के टॉल्वीन के। बट इससे सिंपल तरीका क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर। क्यों है सिंपल तरीका, तो और क्या मैं मोल्स को प्रेशर से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या, तो आपको एक फॉर्मूला मालूम है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बोलो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मालूम है तुम लोगों को, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई वी आर टी, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट, ये 25 डिग्री सेल्सियस में मान लो प्रोसेस चल रही है ना, आर कांस्टेंट, जितने वॉल्यूम में वेपर्स प्रेजेंट है वो कांस्टेंट, ऊपर से ढक्कन लगा रखा है मैंने, तो फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को काउंट करने की बजाय मैं प्रेशर देख सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे देखना है कि बेंजीन के कितने मॉलिक्यूल आए, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं प्रेशर को अकाउंट कर सकता हूँ उसका। तो अगर मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का वेपर फेज में, वेपर में मॉलिक्यूल पहुंचे तो यहाँ पे भी तो सॉल्यूशन बन गया, बेंजीन के भी वेपर्स हैं यहाँ पे, टॉल्वीन के भी वेपर्स हैं यहाँ पे। अब मेरे को निकालना है मोल फ्रैक्शन, दो चीजें हो गई, यहाँ पे मिक्सचर है उसका, मेरे को यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है। मान लो ये व्हाइट वाला बेंजीन है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है, इसको वाई से बोल देता हूँ मैं, है ना, वाई साइन दे देता हूँ जो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ। एक साइन दे रखा था जो मोल फ्रैक्शन में सॉल्यूशन फेज में निकाला था। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन डिफाइन कर रहा हूँ, सपोज बी फॉर बेंजीन, तो क्या आएगा बोलो, मोल्स ऑफ, नॉर्मल फॉर्मूला आप क्या जानते हो, मोल्स ऑफ बेंजीन और मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ टॉल्वीन, इस तरह से जानते हो तुम। बट यहाँ पे अपनों ने बोला क्या, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह में क्या लिख सकता हूँ, आपने मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स की जगह प्रेशर भी डाला जा सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो जल्दी से, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द वेपर फेज, एनबी की जगह क्या आ जाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, पीबी, एनबी की जगह पीबी आ जाएगा, नीचे भी पीबी प्लस पीटी के बराबर आ जाएगा, है ना, पीबी प्लस पीटी के बराबर आ जाएगा। ये कैसे निकाल के लाओगे,
फिर राउल्ट्स लॉ ने निकालना सिखा दिया तुम्हारे को। पीवी इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। हाँ, और ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्विन कैसे निकालोगे, ये राउल्ट्स लॉ ने निकालना सिखा दिया। पी नॉट टॉल्विन, पी नॉट टॉल्विन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्विन इन द सॉल्यूशन फेज। ये वाला सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन है वो पता है, क्योंकि तुमने सॉल्यूशन बनाया था, तुमने नंबर ऑफ मोल्स डाले थे कि बेंजीन के में इतने 78 ग्राम डाला तो 1 मोल बेंजीन का डाला, टॉल्विन डाला तो उसमें भी आपको पता है, क्योंकि जब आपने सॉल्यूशन बनाया था तो मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन फेज तो आपको मालूम है। वेपर फेज में नहीं मालूम है कितने मॉलिक्यूल वेपर फेज में पहुंचे, तो उसके लिए तुमने प्रेशर निकाल लिया। और प्रेशर कैसे निकाल लिया, राउल्ट्स ने जो लॉ दिया था उससे निकाल लिया, उससे मोल फ्रैक्शन यहाँ पे निकाल लिया आपने, दैट इज इन द वेपर फेज। तो सारे फॉर्मूला क्लियर हो गए। एक और बार मैं एक ही डायग्राम में सब फॉर्मूले लिख देता हूँ जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। चलो सारे फॉर्मूले में लिख देता हूँ कि सपोज दिस इज अ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं, ए भी है बी भी है। ए को अपन क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, मेरी टर्मिनोलॉजी में सॉल्वेंट है ना। और इसका जो मैंने मोल फ्रैक्शन लिया है इसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूँ मैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। और एक्स भी क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। इतना क्लियर है। मोल्स भी मालूम होंगे वैसे आपको, है ना, क्योंकि आपने सॉल्यूशन बनाया तो आपने मिलाया है, कितना वजन लिया है ये आपको मालूम है सारी चीजें। इसके बाद क्या होएगा देन, और क्या टर्मिनोलॉजी अपनों ने यूज करनी है। अब इसके वेपर, ए के भी वेपर बनेंगे, बी के भी वेपर बनेंगे, ए के भी वेपर बनेंगे और बी के भी वेपर बनेंगे, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है, दोनों मैंने लिक्विड इन लिक्विड यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, तो दोनों वोलेटाइल है, तो दोनों के वेपर बन गए, वेपर बन के तैयार हो गए। अब वेपर बन के तैयार हो गए तो अगला टर्म क्या निकालना था, टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर तो ये गॉज ने बता दिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि ये टोटल दोनों के वेपर्स यहाँ पे पहुंचे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। वो निकालने का तरीका उन्होंने बोला, डाल्टन ने पहले ही बता दिया कि ए के भी वेपर का प्रेशर होएगा उसे पीए बोलेंगे, बी के भी वेपर का प्रेशर होएगा उसे पीबी बोलेंगे। अब बोला पीए पीबी कैसे निकाले, तो पीए पीबी निकालने का तरीका उन्होंने बोला कि जितना तुमने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिया होगा उतने ज्यादा उसको चांस मिला होगा वेपर में आने के लिए। तो दिस इज पीए इज पी नॉट ए इज द कांस्टेंट, जो कि प्योर स्टेट में अगर ए को ले रखा होता उस टाइम का वेपर प्रेशर आपने निकाल के रख रखे हैं सबके, वो तो कांस्टेंट वैल्यू है 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक फिक्स अमाउंट पे डिपेंड करता है क्या, भले 25 ml बेंजीन लिया हो, 50 ml बेंजीन लिया हो, उसको कैलकुलेट करके अपनों ने पहले से टेबल बना के रख रखी है कि 25 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन का पी नॉट ए की वैल्यू क्या है, वो सब अपनों ने निकाल के रख रखी है, मल्टीप्लाइड बाय बोलो एक्स ए जितना तुमने लिया है। तो ये पी ए राउल्ट्स लॉ, दिस इज राउल्ट्स लॉ ओनली। पूरी बोले राउल्ट्स लॉ डिफाइन कर दो, तो यही है, इसको मैथमेटिक्स में बोल, मैथमेटिकल फॉर्म से इंग्लिश में बोल दो। तो वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction of that component in the solution. This is called as Raoult's law for volatile solute. समझ में आ रही है बात सबको क्या, दोनों के लिए यही है स्टेटमेंट, तो यही है ना। उसमें आप देखोगे सॉल्यूट तो वेपर में आता ही नहीं है, तो उसका वेपर प्रेशर 0 हो जाता है। बाकी पूरा जो सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर होता है, इस वजह से बोलते हैं सॉल्वेंट ही वेपर में आया तो जो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है वही सॉल्वेंट के बराबर ही होगा, वो अगला वाला जो राउल्ट आप पढ़ोगे। अच्छा पीबी की वैल्यू बोलो, पीबी इज इक्वल टू क्या होगा, पी नॉट बी एक्स बी एक्स बी। अब ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दो। अगला टर्म, अगला फॉर्मूला क्या बोला मैंने कि है ना, बेंजीन के भी वेपर यहाँ पहुंचे और टॉल्विन के भी, तो यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन बन गया वेपर फेज में। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकाल के बताओ। आपने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अब यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट का टर्म यूज कर लेता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा partial vapor pressure of the solvent upon partial vapor pressure of solvent plus partial vapor pressure of solute, है ना। अब आपको B वाले का मोल फ्रैक्शन निकालना है, YB निकालना है solute का, तो partial vapor pressure of solute upon partial vapor pressure of solute plus partial vapor pressure of solvent, है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज। तो ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे इसके रिगार्डिंग हो गए, समझ में आ गई बात, आगे बढ़े। Yes. हाँ, और एक चीज तो तुम जानते ही हो क्या, कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों की वजह से होगा, वोलेटाइल सॉल्यूट है, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, है ना। ग्राफ अपन थ्योरी में देखेंगे। तो एक्स बी को क्या लिखा जा सकता है, देखो सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू क्या है 1, तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो एक्स ए को कभी भी तुम क्या कर सकते हो बच्चों, हाँ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 1 माइनस एक्स बी के बराबर। या अगर तुम्हारे को मान लो एक्स बी को करना हो, तो एक्स बी की जगह कुछ करना हो, तो एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए लिखा जा सकता है कभी भी, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए इक्वेशन। करें क्वेश्चन इस पे। Yes.
हाँ चलो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले सारे बता दिए, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन कर लेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q। तो कैसा सॉल्यूशन है बच्चों ये? सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है, वोलेटाइल सॉल्यूशन है ना, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है। P एंड Q AIPMT 2005 आर 80 and 60 टॉर भी यूनिट होती है, टॉरिसिली के नाम पे प्रेशर की है ना, TORR टॉर। एंड ये वेपर प्रेशर दे रखे हैं P एंड Q के, कौन से वाले हैं पहले मेरे को बताओ। प्योर स्टेट में कौन सी वैल्यू दे रखी है? जब P वाले लिक्विड को अकेला लिया गया था और Q वाले लिक्विड को अकेला लिया गया था, उस टाइम पे जो रीडिंग दी थी प्रेशर गेज ने, वो वाली वैल्यू दे रखी है। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स P एंड Q आर 80 and 60 टॉर। एंड टोटल वेपर प्रेशर, इन दोनों को मिलाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया, तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड, इन दोनों को मिलाने के बाद सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 मोल P के 3 मोल लिए गए, 3 मोल्स P एंड 2 मोल्स Q। फटाफट अब स्पीड में सॉल्व करो। 2 मोल्स Q वुड बी कितना होएगा? फॉर्मूला ये 360 रॉन्ग। PS इज इक्वल टू P नहीं, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, मोल फ्रैक्शन नहीं निकाला। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है वो मत भूलो। फटाफट और कोई करके बताओ फास्ट। 72 टॉर आंसर यूनिट के साथ। वेरी गुड बेटा, है ना, 72 टॉर इज द राइट आंसर। P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। चलो सिंपल है, देखो यहाँ से करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना, इस वाले को P के लिए लिख लो, P लिक्विड है, ये वाला B लिक्विड के लिए लिख लो, Q लिक्विड, सॉरी 2 लिक्विड है तुम्हारे पास P एंड Q, ये वाला टर्म मैं P के लिए यूज कर रहा हूँ। चलो तो इसका प्योर वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर 80 दे रखा है। मोल फ्रैक्शन निकालना है इसका, तो कैसे आएगा? मोल्स ऑफ P कितने हैं? 3। सब लोग इधर देखेंगे, अपन टोटल मोल्स कितने हैं? 3 + 2 5, 3 + 2 5 है ना, प्लस Q वाले लिक्विड के लिए लिखेंगे, Q वाले लिक्विड के लिए बोलो, तो Q वाले 60 लिक्विड के लिए टोटल प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है? 60 P नॉट B की वैल्यू। अब XB लिखना है मोल फ्रैक्शन इसका, तो मोल्स ऑफ B आएगा, मोल्स ऑफ B कितना है? 2, और टोटल मोल्स कितने हैं? 5 है ना। अब 5 1 दा और 5 16 दा और 16 3 दा 48, और इस वाले को भी कैंसिल करो, 5 1 दा 5 12 दा 12 into 2 24, 48 + 24 72 टॉर, 72 टॉर है ना। यूनिट क्या हो जाएगी? टॉर में चल रहा है तो टॉर में ही चलेगा, है ना। प्रेशर ये टॉर में दे रखे थे ना, टॉर। समझ में आया ये क्वेश्चन को? Yes. अच्छा, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्वेंट है इसमें? Q P वाला और Q। सॉल्यूट है। हाँ, क्योंकि इसके कम अमाउंट में प्रेजेंट है ना। और ये क्या है? सॉल्वेंट है। 3 मोल्स हैं। हाँ। मोल फ्रैक्शन किसका ज्यादा आ रहा है? मोल फ्रैक्शन चेक करो किसका आ रहा है। 3/5 0.6 आ रहा था, और 2/5 इसका 0.4 आ रहा था। और कौन ज्यादा पहुंचा? देखो ये सही है क्या राहुल सर? कौन ज्यादा पहुंचा? अगर तुम्हारे से पूछ लेते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P बता दो, तो फिर खाली क्या बता दे? ये चीज बता दे। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ P बताने का बोल देते तो क्या निकालते तुम? प्योर स्टेट में P का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना है? मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो प्योर स्टेट में इसका वेपर प्रेशर कितना है? P का 80 मल्टीप्लाइड बाय इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 3/5। तो वैल्यू कितनी आ जाती? 48 टॉर। तो तुम देखो टोटल प्रेशर आ रहा है 72, 48 इसका है, तो इसके मतलब क्या है? ये ज्यादा वोलेटाइल है, इसके ज्यादा मोल्स यहाँ पे पहुंचे हैं, है ना, क्योंकि इसका आपने सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ज्यादा लिया था और ये ज्यादा वोलेटाइल है ना, और इसके मोल्स यहाँ पे ज्यादा पहुंचे हैं, इस वजह से इसका प्रेशर ज्यादा डेवलप हो रहा है, बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो ये ज्यादा वोलेटाइल था, यहाँ से ही दिख रहा था। देखो इसका वेपर प्रेशर है 80, वोलेटिलिटी कैसे चेक करोगे? सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर दे रखें, इसका वेपर प्रेशर है 80, इसका वेपर प्रेशर है 60, मतलब देखते ही पता चल रहा है कौन ज्यादा वोलेटाइल होएगा। किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? P वाले का ज्यादा है, तो वो ज्यादा वोलेटाइल होगा, ज्यादा वेपर फेज में पहुंचेगा सेम टेम्परेचर पे। और इसी वजह से तुम देख रहे हो इसका टोटल वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन इसका 48 है, इसका 24, इसका पार्शियल प्रेशर 48 है, इसका 24। अच्छा, इसी सवाल में मैं बोल दूं कि मेरे को मोल फ्रैक्शन निकाल के बता दो वेपर फेज में P वाले का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट P इन द वेपर फेज। तो तुम क्या लिखोगे?
प्रेशर कितना है इसका वेपर फेज में बच्चों? 48 और टोटल प्रेशर कितना है? 48 प्लस 20 72। 48 बाय 72 कितना हो जाएगा बच्चों ये? वेरी गुड, 2/3। 24 से कैंसिल कर लो, 2/3 हो जाएगा। तो उसका कितना हो जाएगा बोलो? अभी पढ़ा क्या बोलो? 1/3। प्रेशर का कितना? देखो 2/3 हो रहा है मतलब, हाँ 2/3 हो रहा है मतलब 0.67। तो दूसरा वाला मोल फ्रैक्शन का सम तो वेपर फेज में भी 1 से बड़ा थोड़ी होगा, वो निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसी में से माइनस भी कर सकते हो, है ना। 1 माइनस 0.67 दैट इज योर 0.33, दैट इज 0.133 का मतलब होता है 1/3, है ना। 1/3 या 2/3 में 1 लाने के लिए क्या ऐड करोगे? 1/3, डिनोमिनेटर तो सेम ही है, इसको भी 3 करना है न्यूमरेटर को, तो 2 में 1 ऐड करना पड़ेगा, तो 3/3 हो जाएगा। तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? क्यू वाले लिक्विड का 1/3। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अगला क्वेश्चन फास्ट करके बताओगे, फॉर्मूले भी अभी याद होने लग जाएंगे, पहले में तो चलो टाइम लगता है। किसी को कुछ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो तो पूछो, है ना। सारे फॉर्मूले अपने देख लिए क्वेश्चन से और याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, मिथाइल अल्कोहल। मैं सवाल पूछते जाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर। मिथाइल अल्कोहल है, मिथेनॉल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल IUPAC में इथेनॉल बोला जाता है। अपन बोल रहे हैं फॉर्म नियरली एन आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि राउल्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर, बोलो वेरी गुड, आइडियल सॉल्यूशन, नियरली एन आइडियल सॉल्यूशन। तो बोल रहे हैं कि कोई ये डिविएशन विएशन नहीं दिखा रहा है, मान लो क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने नियरली आइडियल सॉल्यूशन बना लिया एट 300 केल्विन, ठीक है। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, सॉल्यूशन कैसे बनाया गया, कौन सी चीज कितनी ली गई ये बताएंगे आप। सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल, 32 ग्राम मिथेनॉल का फॉर्मूला लिख देता हूँ, CH3OH, एंड 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल, 23 ग्राम इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल, C2H5OH। कैलकुलेट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, पार्शियल वेपर प्रेशर, दोनों की भाप बनेंगी, उन भाप का प्रेशर क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या है टोटल प्रेशर में, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और सेकंड पार्ट इसी का ही, टोटल वेपर प्रेशर भी बता दो, वो बोल रहे हैं ऑल्सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी बता दो, ये भी पूछना। एक डेटा और देंगे आपको कि प्योर स्टेट में जब मिथेनॉल पड़ा हुआ है आपके पास 300 केल्विन में रूम टेम्परेचर पे, तो उसका वेपर प्रेशर कितना आता है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है 90। इस डेटा से मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है, P0 C2H5OH, इथेनॉल का वेपर प्रेशर देखा जाएगा तो इसका 51 है। क्या रीजन है बच्चों? इसका 51 है, मिथेनॉल का वेपर प्रेशर क्यों ज्यादा है प्योर स्टेट में, कोई रीजन बताएगा मेरे को? वो सेकंड वाला फैक्ट, ज्यादा वोलेटाइल क्यों है, उसका रीजन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बताया था ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये अब यहाँ मोलर मास से देखोगे एक जैसा नेचर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट है क्या, ये हल्का मॉलिक्यूल है, हल्का मॉलिक्यूल है तो आसानी से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा हवा में। समझ में आ रही है बात? मिथेनॉल का मोलर मास कम है, मोलर मास कितना है इसका 30 है, और इथेनॉल का कितना है, इथेनॉल का 46 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हल्का होने की वजह से उड़ जाएगा जल्दी, तो इसका वेपर प्रेशर 90 आ रहा है इस वजह से, 300 केल्विन पे रूम टेम्परेचर पे, और इथेनॉल का 51 ही आ रहा है, तो ये ज्यादा वोलेटाइल है। अब इसका लिया दूसरा फैक्टर है कि इसके वेपर ज्यादा पहुंचेंगे कि नहीं, कि कितना मिलाया गया है सॉल्यूशन में, ऐसा जरूरी नहीं है कि ज्यादा वोलेटाइल है तो इसी के पहुंचेंगे। दूसरी चीज फिर क्या देखना पड़ती है, सॉल्यूशन बनाते टाइम इसको कितना लिया गया, इसका मोल फ्रैक्शन ही कम लोगे तो हो सकता है वो वाले फैक्टर की वजह से ये हार जाए, वोलेटाइल ज्यादा है हालांकि, पर इस कौन से वाले फैक्टर की वजह से हार जाए कि आपने कम मिलाया सॉल्यूशन में इसको, है ना। तो ऐसा जरूरी नहीं है ज्यादा वोलेटाइल है तो ज्यादा यही पहुंचेगा, आपने मिलाया कितना है, कंपोजिशन कितना है, वो भी देखना पड़ेगी। तो अब चेक करो किसको ज्यादा मिलाया है आपने, मोल फ्रैक्शन निकाल के पता करना पड़ेगा, है ना, मास से ढंग से क्लियर नहीं होएगा। तो अब आपको निकालना है बच्चों, पहले तो मोल्स निकाल लो, चलो मिथेनॉल के मोल्स ऑफ मिथेनॉल, 1 मोल। हाँ सॉरी मैंने 30 बोल दिया था, 32 होता है, राइट, यू आर राइट, है ना। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास 32 ग्राम दे रखा है, प्रशंसा कितना दे रखा है, 32 ग्राम मिथेनॉल लिया है ना, मोलर मास कितना होएगा, तो 12
और 3 हाइड्रोजन 15, एक ऑक्सीजन 16, 31, 31 और एक 32, 32/32 कितने मोल्स हो गए इसके? 1 मोल्स हो गए। चलो मोल्स ऑफ इथेनॉल भी निकाल लो साथ के साथ ही, CH3 CH2OH 2 मोल्स। कितना डाला गया है? 23 ग्राम। 1/5 मोल आएगा, 1/2 मोल आएगा ना, 0.5। अब वो मोलर मास कितना है इसका? देखो 2 कार्बन 24, 5 हाइड्रोजन 5, एक ऑक्सीजन 16 + 1 तो 46 होता है। 23/46 इज 1/2, 0.5 मोल, 0.5 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकाल के बता लो दोनों का मेरे को, जल्दी से अलग से ही निकाल लो। मोल फ्रैक्शन इसका निकालो, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल MeOH है ना, मिथाइल अल्कोहल। तो कितना हो जाएगा बच्चों ये? इसके मोल्स कितने हैं? 1। टोटल मोल्स कितने हैं? 1 + 0.5 इज 1.5, 1 + 0.5 इज 1.5, तो 10/15 दैट इज 2/3 मोल फ्रैक्शन आ रहा है, मतलब 0.67 आ रहा है। कौन सा ज्यादा मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर? अब तो इसको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि सॉल्यूशन में भी ज्यादा ये मौजूद है, वॉलिटिलिटी भी इसकी ज्यादा है, तो तुम देखोगे जो पार्शियल वेपर प्रेशर है इसी का ही ज्यादा आएगा दोनों के कंपैरिजन में। अब दूसरी चीज क्या है? मोल फ्रैक्शन, इसका भी निकाल के रख लो इथेनॉल का। ये कौन से फेज में आप मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो बच्चों? सॉल्यूशन फेज में, है ना, वेपर में नहीं निकाला। तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, 1 माइनस कर सकते हो, फिर भी निकालना चाहो तो। इसके मोल्स हैं 0.5 और टोटल मोल्स हैं 1.5, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3.33। अगला पूछा था कि वेपर प्रेशर बता दो मिथेनॉल का, है ना, इन वेपर प्रेशर ऑफ मिथेनॉल बता दो। तो वो राउल्स लॉ से कैसे बताओगे? प्योर फॉर्म में कितना उसका वेपर प्रेशर आता है, मल्टीप्लाइड बाय सॉल्यूशन में उसका मोल फ्रैक्शन कितना है मिथेनॉल का, CH3OH का मोल फ्रैक्शन कितना है। तो प्योर कंपोनेंट में उसका वेपर प्रेशर कितना आता है? प्योर फॉर्म में 90, और इसका मोल फ्रैक्शन कितना है? 2/3। 3 1 जा 3, 30 जा 30 × 2 कितना आ गया इसका कॉन्ट्रीब्यूशन? 30। प्रेशर में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 60 mm ऑफ Hg में दे रखा है, mm of Hg ले लेंगे। ठीक है, दूसरा बताओ। अब प्रेशर निकालो, वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर बोला जाएगा क्योंकि दो चीजों का मिक्सचर है। तो पार्शियल वेपर प्रेशर इथेनॉल का कितना होगा? C2H5OH का। तो प्योर फॉर्म में कितना है? मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द इथेनॉल, C2H5OH। बोलो कितना था इसका? 51 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन कितना है? 1/3। कितनी बार में? 17 बार में जाएगा ये, 17 mmHg। टोटल वेपर प्रेशर कैसा निकाला जाता है डाल्टन ऑफ से प्रेशर से? तो इट इज प्रेशर ड्यू टू मिथेनॉल प्लस प्रेशर ड्यू टू इथेनॉल, है ना। प्रेशर ड्यू टू मिथेनॉल कितना है? 60, और प्रेशर ड्यू टू इथेनॉल कितना है? 17, तो कितना हो जाएगा? 77। तो तुम यहाँ देख पा रहे हो कि मिथेनॉल वोलेटाइल भी ज्यादा था और उसके मोल फ्रैक्शन भी ज्यादा लिया सॉल्यूशन में, अमाउंट भी ज्यादा लिया, इस वजह से देखो यही जीता। टोटल वेपर प्रेशर 77 है, उसमें इसका कंट्रीब्यूशन 60 है, इस वाले का तो 17 ही है। 60 + 17 इज 77। वेरी गुड। अब एक और चीज पूछ लो एक्सटेंड करके क्वेश्चन को, कि वेपर फेज में इनके मोल फ्रैक्शन बता दो। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल बता दो वेपर फेज में, YCH3OH बता दो। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? प्रेशर कितना है CH3OH का? टोटल का कंट्रीब्यूशन 60/77 हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल पूछ लूं मैं तुम्हारे को वेपर फेज में, C2H5OH, तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 17/77 बच्चों। गुड गुड, नो यूनिट्स, है ना। तो इट्स अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। प्रेशर भी है तो कट जाएगा और यूनिट इसकी कुछ नहीं बचेगी। ठीक, आया समझ? Yes, sir. अगला क्वेश्चन करके बताओगे फिर फटाफट? Yes, sir. अब टाइम नहीं लगना चाहिए ना, आप फटाफट करना अब, और फास्ट स्पीड। क्वेश्चन लिखते ही आंसर रेडी। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज 40 mmHg। कोई प्योर लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर है 40 mmHg। वेपर प्रेशर ऑफ, अच्छा ये दूसरे उस पे आ गया, एनसीईआरटी का सॉल्व कर लेते, रुको। ये दूसरे वाले राउल्स लॉ पे आ गया, एनसीईआरटी का सॉल्व कर लो पहले, वाला भी बताऊंगा अभी, बट एग्जाम्पल 2.4 किधर है? अच्छा वो हेनरीज लॉ वाला होगा वो अभी। ये वाला सॉल्व करें? चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। चलो आंसर कोई नहीं देखेगा अभी, है ना। आंखें बंद कर लो सब अपनी, आंखें बंद कर लो, कर ली? हाँ गुड।
चलो ये वाला सॉल्व करेंगे बच्चों। कहाँ गया? आजा आजा आ गया। दो लिक्विड है, कौन कौन से? पहले मेरे को बता दे जाने जो क्वेश्चन पूछो। एक तो क्लोरोफॉर्म है, एक डाइक्लोरोमीथेन है ना। और 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे क्लोरोफॉर्म का 200 mmHg प्योर क्लोरोफॉर्म का प्रेशर है। मतलब एक बोतल में क्लोरोफॉर्म रख रखा है तो उसका वेपर प्रेशर का प्रेशर के से नापा जाएगा तो 200 mmHg आएगा। डाइक्लोरोमीथेन का नापा जाएगा तो 415 mmHg आएगा। तो मेरा सवाल कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है? दोनों सेम टेम्परेचर पे दे रखे ना, तो कंपेयर कर सकते हो कौन सा ज्यादा वोलेटाइल है। डाइक्लोरोमीथेन। रीजन? हाँ रीजन बता सकते हो क्या? CHCl CH2Cl। हाँ प्रेशर तो ज्यादा, पर ये वेपर फेज में ज्यादा क्यों गया? मैंने एक कंपैरिजन बताया था ना, CCl4 CCl4 हाँ, और एक CHCl3 ये वाला बताया था ना मैंने। तो CHCl3 CH2Cl2 क्यों ऐसा हुआ कि डाइक्लोरोमीथेन ज्यादा गया? तो कंपेयर करके बता सकते हो। इधर देखो ये चीज है, इधर ये चीज है, और CH2Cl2 या CHCl3 है ना। अब समझ पाओगे। कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो बॉन्ड मूवमेंट ऐसे बनाया जाएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन और क्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? क्लोरीन। तो ये वाला कैंसल, ये वाला बॉन्ड मूवमेंट कैंसल। कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? प्रिंसिपली कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन की तरफ। ठीक है ना। कार्बन ये वाले बॉन्ड का भी देखो, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? कार्बन। तो ये लेफ्ट राइट है, राइट साइड है, ये बॉन्ड मूवमेंट भी कैंसिल। तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसा है? इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स बहुत वीक है, नहीं के बराबर है, तो आसानी से उड़ जाएगा, आसानी से उड़ जाएगा। इस वजह से इसका क्या आ रहा है? प्रेशर 415 आ रहा है। समझ में आ रही है क्या बात? ये भी सीखते चलो, क्वेश्चन से सीखते चलो डेटा कि क्यों इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आ रहा है। क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। कोई पूछे क्यों कम है तो बिकॉज इट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल। समझ में आ गई बात क्या? अब आगे पढ़ो। रेस्पेक्टिवली के बाद बोल रहे हैं कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब सम पूछ रहे हैं दोनों का, है ना। जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का आएगा और जो डाइक्लोरोमीथेन का आएगा उसको ऐड कर दोगे, वो टोटल वेपर प्रेशर आ जाएगा। पर सॉल्यूशन बनाया कैसे गया उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे दे रखी है कि क्लोरोफॉर्म 25.5 ग्राम लिया गया और डाइक्लोरोमीथेन 40 ग्राम लिया गया सेम टेम्परेचर पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट वेपर फेज में भी बता दो। सेकंड पार्ट बोल रहे हैं वेपर फेज में भी बता दो। तो चलो सबसे पहले तो मोल्स निकालते हैं अपन, है ना। मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालते हैं। मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3। चलो बोलो मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म में मास कितना है? इसका मास ऑफ द क्लोरोफॉर्म 25.5 है ना। मोलर मास निकाल के लाओ तो 119.5, एक कार्बन 12, एक हाइड्रोजन 1, 3 क्लोरीन तो 3 × 35.5 है ना। तो 12 + 1 13 प्लस 35.5 × 3 बोलो 71 प्लस 106.5। तो ये कितना हो जाएगा? 119.5 119.5 है ना। ये डेसिमल से डेसिमल कट गया। 255 अपॉन 1195। 5 से काटो जल्दी से, कैलकुलेशन फास्ट करो। क्या आएगा? 5 5 25, 5 बनता 5 5 2 10 19 5 2 15 4 5 239 51 अपॉन 239 है ना। और कैंसिल हो रहा है। 5 + 1 6 2 + 3 5 5 + 9 14। ठीक है 3 से तो नहीं जाएगा, डिवाइड कर लो तो जरा। 239 और 51 फटाफट से आंसर बताओ। 0.510 2 बार में जाएगा 478। 32 बचेगा, 0 लगाओगे 1 बार में जाएगा 239 और 81 आएगा 0, फिर 3 बार में जाएगा 0.213। यही आया मोल्स। मोल्स क्लोरोफॉर्म के आ गए 0.213। चलो अब निकालो डाइक्लोरोमीथेन के। मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2। अब देखो देखो ध्यान से देखो, मास कितना दे रखा है इसका? कितना लिया गया डाइक्लोरोमीथेन? 40 ग्राम। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो तुमने इसका मास निकाल लिया क्या? CHCl3 का कितना आया? 119.5 आया। इसका देखो दो क्लोरीन है तो 71 35.5 × 2 और एक कार्बन 12 दो हाइड्रोजन, तो कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 + 2 14 14 + 71 85 40 अपॉन 85 5 से काट दो 5 8 था 5 17 8/17 आ रहा है। 4 सिंप्लीफाई करो फटाफट से और आंसर बताओ। 17 8
0.47 गुड। 17 फोर दा कितना होएगा 68 होएगा ना, 68 होएगा। 17 फोर दा 68, 12 बचा, 0 उतारा, देन 17 कितनी बार में जाएगा 68, 5 दा 85, 6 दा 102, 7 बार में 119, ऊपर एक 0 आएगा, फिर 0, हाँ 0.470, 119 तो एक बचेगा, 0 लोगे फिर, ठीक है 0.470 आ रहा है सबका। दोनों के Yes. मोल्स निकाल के रख लिए, दोनों के मोल्स निकाल के रख लिए। अगली स्टेप में दोनों के मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। चलो स्टेप बाय स्टेप फटाफट बोलो। मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो तुम क्लोरोफॉर्म का, कैसे निकाला जाएगा? मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म कितने थे 0.213 अपॉन मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म 0.213 प्लस मोल्स ऑफ डाइक्लोरोमीथेन अभी निकाल के लाए तुम 0.47. 470, ठीक है ना। ये वाला मेरे को सम करके बताओ, फटाफट से आंसर बताओ मेरे को। 0. वेरी गुड, 0.683 हो जाएगा। 683. डेसिमल से डेसिमल उड़ाया, 213 अपॉन 683, ठीक है ना। इसको भी कर लो कैलकुलेट अभी, 683 213 फटाफट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 0.2130 तीन बारी में जाएगा 700, तो 2100, 17, 51 माइनस कर लिया तो 21409 है ना, 2049 और ये बचेगा 50, 51 प्लस 30, 81, 810 1 टाइम्स 0.31 पूरा को एक और डिजिट तक बोलो बेटा। 312 तो 17 और 110, 10 से 127 और 0 0.311 आ रहा है क्या? बोलो। Yes, sir. 0.311 आ रहा है, राइट। अब मोल फ्रैक्शन दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं, आपको मालूम है, ऑटोमेटिक 1 से माइनस करोगे तो आ जाएगा। क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 कितना हो जाएगा बोलो? 1 में से माइनस करो तो कितना हो जाएगा 0.689 689. है ना। प्लस करोगे तो दोनों 1 आना चाहिए, इस तरह से देख लिया करो, क्या प्लस करूंगे 1 आ जाए तो 0.689, तो इसका मोल फ्रैक्शन आ जाएगा डाइक्लोरोमीथेन का इतना और क्लोरोफॉर्म का इतना आ गया। उसके बाद क्या करना होता है बच्चों, आपको लगाना है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूशन या सॉल्यूट, है ना। PS इज इक्वल टू क्या होता है, P ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, वेरी गुड, बोलो दूसरा कंपोनेंट CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। इसका निकालने के लिए अलग से चाहो तो अलग से भी निकाल सकते थे। ये कैसा निकाला जाएगा, प्योर कंपोनेंट में P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना आया था 0.311, ठीक है ना। यहाँ पे P नॉट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन कितना है 0.6, सॉरी P नॉट कितना दे रखा है अभी क्वेश्चन में दे रखा है उसको। 15. अच्छा, और इसका कितना दे रखा है P नॉट ऑफ क्लोरो 200. 200, तो ये 200. 200 और 415, ठीक है। यहाँ 200 और 0.31, यहाँ पे क्या आएगा 415 मल्टीप्लाइड बाय 0.689, और मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो दोनों को। इसका मल्टीप्लीकेशन तो आसानी से 2 0 इसको दे दो तो 31.1 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 62.2 हो गया, है ना। इसका मल्टीप्लीकेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, फटाफट करके देखेंगे। 0.689 और 415, फटाफट करके बताओ। 5 में 45, 8 6 36 285.935. देखते हैं 1 13 19 1 10 15 5 1 8 2 3 2859.35 So 9 के पहले आएगा डेसिमल. राइट, सॉरी 285.934 इसको राउंड ऑफ कर देता हूँ, है ना। तो कितना आ रहा है 285.94। अब दोनों का ऐड कर लो 62.2, ये ऐड करना है ना। 0 + 4 4 9 2 11 1 5 2 7 8 8 6 14 4 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 348.14। ये टोटल वेपर प्रेशर आ गया। समझ में आया सबको क्या? Yes, sir. प्योर कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, और आपको समझा भी दी है सारी चीजें।
उसके बाद मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पूछ रहे हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म बताओ, क्लोरोफॉर्म कैसे निकालोगे? तो प्रेशर ड्यू टू क्लोरोफॉर्म, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू क्लोरोफॉर्म अपॉन टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर जो सॉल्यूशन का निकाला। क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर कितना आया था, कैलकुलेट करा? 62.2. 62.2, वेरी गुड, 62.2। टोटल प्रेशर कितना आया? 348.14, 348 ही ले लो, है ना, 14 हटा दो, और ये 2 से कैंसिल कर लो, कितना हो रहा है? 311, 1740, है ना, 311, 1740। अब डिवाइड लगा के बताओ फटाफट, 1740, 311, 0 पॉइंट एक बार 1740 और 1370, 1370, 13,700 बार 0.17 आ रहा है। हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब तुम्हारे को बता देना है क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन इन वेपर फेज, माइनस कर दो 1 में से, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, तो कितना हो जाएगा, इसको 0 लगा लो, चलो 0.830, 0.830, है ना, 0.830 के बराबर हो जाएगा ये, राइट। चेक कर लो सॉल्यूशन बुक में क्या है। मोल्स अपने क्लोरोफॉर्म के 0.47 आए थे, क्लोरोफॉर्म के भी सॉरी क्लोरोफॉर्म के 0.213 आए थे, डाइक्लोरोमीथेन कितने आए थे, टोटल मोल्स अपने भी शायद इतने ही आए थे, है ना, दोनों को ऐड करा था। तो उसके बाद मोल फ्रैक्शन निकाला था तो 0.688, और इसके 0.311 आए थे अपने, तो 0.689 आया था अपना, है ना। और उसके बाद टोटल प्रेशर 348.2 आया था, इनका भी नियरली 347.9 आया, राइट। उसके बाद उन्होंने निकाला था पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो 285.5 आया था, अपना भी नियरली शायद इतना ही कुछ आया था, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का अपना आया था 62.2, इनका 62.4 आ रहा है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइक्लोरोमीथेन तो 0.82, अपना 0.83 आ रहा है ना। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वेपर फेज अपना 0.17 आया था, इनका 0.18 आया, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने देखो जो मैंने बताई बात वही इन्होंने भी बता रखी है, मतलब सिंस डाइक्लोरोमीथेन इज मोर वोलेटाइल, तो ज्यादा वेपर फेज में जाता है क्लोरोफॉर्म के कंपैरिजन में, इस वजह से पी नॉट प्योर फॉर्म में उसका 415 है 300 केल्विन पे, और इसका 200 ही है। वेपर फेज में भी ज्यादा रिचर होगी, वेपर में भी किसमें किसके वेपर ज्यादा होंगे, जिसकी वोलेटिलिटी ज्यादा और सॉल्यूशन में जिसको ले रखा है। तो आपने देखा वेपर फेज इज ऑल्सो रिचर इन डाइक्लोरोमीथेन, देखो उसका वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन 0.82 आ रहा है, क्योंकि ज्यादा वोलेटाइल था और सॉल्यूशन में भी ज्यादा प्रेजेंट था, और क्लोरोफॉर्म का 0.180 आ रहा है। इट में दस बी कंक्लूडेड, इस वजह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर विल ऑलवेज रिच इन द कंपोनेंट विच इज मोर वोलेटाइल, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसको ज्यादा भाप में जाएगा और उसके मोल्स ज्यादा मिलेंगे आपको वेपर फेज में। समझ में आ गई बात क्या? Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस, तो तुम कर पाओ, आंसर कर पाओगे कि नहीं ये देखते हैं। आ जाओ, अगला पढ़ने से पहले ग्राफ व्राफ तो थ्योरी में कवर करेंगे, अपन क्वेश्चन देखने खाली। एनसीईआरटी के भैया बहुत बड़े प्रॉब्लम दे रखे हैं वेपर प्रेशर पे। ये वाला ट्राई करना बच्चों, कौन सा? हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, है ना। ऑक्टेन मतलब पेट्रोल का फॉर्म होता है, आइसो ऑक्टेन। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर, हेप्टेन का इतना है 105.2 किलो पास्कल, और ऑक्टेन का दे रखा है 46.8 किलो पास्कल। कौन ज्यादा वोलेटाइल है? 373 केल्विन पे दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस।
Heptane. हेप्टेन इज मोर वोलेटाइल क्योंकि 105.2 किलो पास्कल आ रहा है इसका सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे। रीजन क्या है, ऑक्टेन और हेप्टेन दोनों ही तुम्हारा अल्केन है, और अल्केन में कौन सी बॉन्डिंग होती है तुम्हें मालूम है, वंडरवाल फोर्सेज है, ज्यादा कोई दोनों पोलर मॉलिक्यूल होते नहीं अल्केन, तो वीक वंडरवाल फोर्सेज है, डिस्पर्सन फोर्सेज दोनों में है। तो डिस्पर्सन फोर्सेज दोनों में है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम है, तो फिर देखते हैं मोलर मास कौन सा ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल है बच्चों, हेप्टेन और ऑक्टेन में से बोलो। ऑक्टेन ज्यादा हैवी मॉलिक्यूल है, तो हवा में आसानी से नहीं उड़ेगा, हवा में आसानी से नहीं उड़ेगा तो वेपर में कम पहुंचेगा, इस वजह से उसका वेपर प्रेशर 46.8 आ रहा है। और हेप्टेन क्योंकि हल्का मॉलिक्यूल है C6H14, तो उसका तुम्हारे पास 105.2 किलो पास्कल आ रहा है, ज्यादा वेपर फेज में पहुंचेगा। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर जिसमें 26 ग्राम हेप्टेन मिलाया गया और 35 ग्राम ऑक्टेन मिलाया गया। ऐसे कोई से भी क्वेश्चन जो भी मिले तुम्हारे को वो सॉल्व करके लाओ, ठीक है। तो अपन शाम को फिर वो डेरिवेशन और ग्राफ वगैरह वो सब अपन देखते हैं। डेरिवेशन तो खैर समझ ही लिया है, कुछ नहीं है उसमें, है ना, उसमें कोई ऐसा डेरिवेशन करना नहीं होता है। इसके बाद वाला जो है वो थ्योरी में कवर हो जाएगा शाम को, तो उसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल भी साथ में देख लेंगे, ठीक है बच्चों, शाम को मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। Thank you, sir. Thank you, sir.